everybody, a very warm welcome to the channel Litverse by Ankita. So today we have taken a very crucial topic, that is Tamas. Tamas by Bhishma Sahani ji. So Tamas के बारे में maybe some idea you may have, because तमस जो है वो एक कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक नॉन फिक्शनल स्टोरी है। ये एक रियल इवेंट पर बेस्ड है जो एक्चुअली हैड हैपेंड। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये जब हुआ था व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान गोइंग टू बी पार्टेड। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था। उस टाइम पे जो भी टेंशन थी दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो टेंशन उस टाइम पे था, पीक टाइम पे, उसी को लेकर ये जो तमस है वो लिखा गया है। यानी कि क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसी चीजें उस टाइम पे एकदम खराब होती जा रही थी, कैसे कैसे सिचुएशंस ऐसी बन गई कि एकदम ऐसा हो गया कि अब ये अलग होकर ही रहेगा। अब इंडिया इंडिया बनेगा और पाकिस्तान पाकिस्तान बनेगा। तो सिचुएशन कैसे बनती चली गई, कैसे इसको बनाया गया, किस कौन कौन था इसमें, ये प्रॉपर जो ट्रेजिक नोवेल है एक तरीके से, ये पूरा ना एकदम रियलिटी बेस्ड है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि तमस के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड करना है यू कैन गो एंड वॉच द मूवी। आई हैव ऑल्सो वॉच्ड इट, बट समहाउ आई कैन से दैट मैं उतना उस मूवी में रिलेट नहीं कर पाई हूँ, उतना उसमें वो चीज़ मैं महसूस नहीं कर पाई हूँ जो चीज़ नोवेल में दी हुई है। जितने अच्छे से उन्होंने नोवेल में उस चीज़ को दिखाया है, जो कथारसिस वहाँ पे है, वो चीज़ हम मूवी में नहीं महसूस कर पाए हैं। So, without any further ado, let's begin. Tamas is the reflective response to the partition of India and Pakistan, one of the most tragic events in the history and the Indian subcontinent. Partitionally based on true events that Shahani witnessed himself in the Commonwealth riots during India's partition in 1947. तो जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स है ये वाला पार्टीशन का, इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट हुआ है हिस्ट्री का। ठीक है, ये वाला जो मूवमेंट है ये इस टाइम पे भीष्म शाहनी जी भी अवेलेबल थे उस टाइम पे, यानी कि वो एक तरीके से क्या है, चश्मदीद गवाह, राइट। तो उनके सामने की ही सारी चीजें हैं। So, the novel follows the life of people from both communities, Hindu and Muslim, and from various classes and backgrounds as tension in cities build up. ठीक है, जैसे कि टेंशन मैंने बोला कि बहुत टेंशन का माहौल था उस टाइम पे, टेंशन एकदम पीक पे थी। तो दोनों ही कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम, दोनों इस चीज में सफर कर रहा था। उनका बैकग्राउंड, उनकी क्लासेस, सब कुछ सफर करता। बेसिकली आप खुद ही सोचो, जो लोग बचपन से, जो लोग मतलब हिंदू और मुस्लिम, एक घर हिंदू का है और उसी के बगल में एक घर मुस्लिम का है, जो बचपन से एक साथ चलते बढ़ते खेलते त्योहार मनाते बड़े हुए, सडनली दे जस्ट बिकेम एनिमी ऑफ ईच अदर ना। सोचो खुद से कितना ना अजीब है। अभी ये भी नहीं पता कि किस पे भरोसा किया जा सकता है और किस पे नहीं। सो दैट वाज द मोमेंट ऑफ दैट टाइम एंड द नोवेल ओपन्स विद अ मैन फ्रॉम अ लो कास्ट आर्ट टेनर नेम्ड नाथू। तो यस, यहाँ पे नोवेल की स्टार्टिंग होती है और जो कैरेक्टर दिखाया जाता है दैट इज नाथू, या नथु भी इसको कह सकते हैं। Slaughtering a pig, he has been offered 5 rupees by an influential Muslim man named Murad Ali to kill the pig. तो यहाँ पे दिखाया है कि जो नाथू है, उसको एक मुराद अली, एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम है मुराद अली, उसने नाथू को 5 रुपए ऑफर किए टू किल द पिग। ठीक है, अभी नाथू जो है टेनर है। टेनर यानी कि जो क्राफ्ट्समैन नहीं होते, यानी कि कसाई।
ठीक है। तो वो क्या है, वो कसाई है जो कि एनिमल्स की स्किन हटाता है, वहां से अलग करता है। तो जब वो पाक मतलब जब उसको बोला जाता है मुराद अली से, मुराद अली बोलता है उसको कि उसको जाके पिग को मारना है, तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा काम होता है कि मैं एनिमल की स्किन को हटाता हूँ, मैं उन्हें मारता मूरता नहीं हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर अभी उस टाइम के लिए ना 5 रुपए बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। मेरे हिसाब से 5 रुपए 1000 रुपए के हिसाब से होगी। और वैसे भी नाथू इसमें बहुत ही ना गरीब दिखाया है। अभी 1000 रुपए के लिए कोई बोलेगा कि बस 1000 रुपए हो गए, या फिर आई डोंट नो इससे भी ज्यादा अगर इसकी वैल्यू होती होगी तो 5 रुपए की। तो वो जब 5 रुपए उसके हाथ में से रख देता है ना कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो उसके मतलब वो मना नहीं कर पाता अंदर से ही, वो डिनाई ही नहीं कर पा रहा है कि मैं उस पिग को नहीं मारूंगा। तो वहां पे वो उसको ऑर्डर देके चला जाता है और नाथू उस पिग को मार देता है। हैविंग बीन टोल्ड दैट इट इज फॉर वेटेरिनरी पर्पसेस, मुराद इंस्ट्रक्ट हिम टू डंप द, ठीक है। अभी तो वो उसको क्या बोल के जाता है कि तू इस पिग को मार दे, ठीक है। और ये एक रिसर्च और किसी और चीज के पर्पज से किया जा रहा है, तो इट विल बी गुड, ऐसा उसको बताया जाता है कि गलत काम के लिए नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे एक अच्छा पर्पस है, कुछ रिसर्च, किसी डॉक्टर ने बोला उसको कोई रिसर्च करनी है उसके ऊपर, इसी के लिए तो इस काम को कर दे। अब बेसिकली अब कोई ऐसे बोलेगा फिर 5 रुपए जैसी चीज ऑफर करेगा, तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी जिनके पास पैसे नहीं है वो कर सकता है इस चीज को। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, पिग्स बॉडी फाउंड on the steps of the local mosque by the Congress committee. Comprised of members of all three major religions, this act is seen as provocation assumed to be done by the Hindu community. So ऐसा था कि अगले दिन उसी पिग की बॉडी एक जो मुस्लिम मॉस्क होते हैं, यानी मस्जिद जो होती है, उसके बाहर पैडियो पे मिलती है। तो जब वहां पर वो बॉडी होती है और वो देखते कौन है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं 3-4, वो लोग उस चीज को देखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ना सुबह इस मीटिंग पे आए हुए होते हैं कि थोड़ी सी मोहल्ले की सफाई वगैरह करके या ऐसे किसी काम को करके, मतलब जो यूजुअली लोग नेता लोग करते हैं कि इधर सफाई करने चलते हैं, उधर सफाई करने चलते हैं, तो पीपल विल नो अस और विल ज्वाइन अस फॉर द सेम थिंग, ठीक है। तो वो उस चीज को लेकर चल रहे होते हैं। अभी उनको वहां दिख जाता है कि मॉस्क्यू पर पैडी पर जो चीज वहां पे पिग की बॉडी है। तो उस टाइम पे उन लोगों के दिमाग में पहली चीज यही आती है कि उनको लगेगा कि ये जो किया है ये हिंदू कम्युनिटी ने किया है जानबूझकर, क्योंकि माना जाता है कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए जो पिग की बॉडी मतलब वो पिग को मारना या पिग को खाना या जो पिग से रिलेटेड चीजें हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए अभी उनको यही लगेगा कि ये जानबूझकर उनको छेड़ा जा रहा है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तूने देखा कि वहां पे मॉस्क्यू के आगे वो पिग की बॉडी पड़ी हुई थी, और फिर उसके तुरंत बाद ही अभी ये एक ऑलरेडी ऐसा सीन था जिसको डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो रहा था कि कैसे किया, किसने किया, क्योंकि जो वो कांग्रेस नेता थे वहां पे बख्शी जी थे और जो भी लोग थे बाकी लोग, वो ऑलरेडी इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे और उनको लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा। तो तुरंत ही वहां पे उन लोगों ने देखा कि आगे गाय भाग रही हो, गाय माता भाग रही है और पीछे एक आदमी है जो उसको मारने के लिए भाग रहा है। तो वो उस चीज को देख के एकदम सहम जाते हैं वहां पे कि क्या हो गया। फिर वो वहां पे बख्शी जी बहुत ही फेमस लाइन यूज करते हैं कि ना अब बहुत ही समय तक आसमान में काइट्स और वल्चर्स देखने को मिलेंगे। की लाइन ये थी, इट सीम्स काइट्स एंड वल्चर विल होवर ओवर द टाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली आप खुद ही बताओ, जो वल्चर्स और काइट्स है वो कब दिखते हैं आसमान में, जब उन्हें कोई लाश दिखाई देती है, कोई बॉडी दिखाई देती है। तो उनकी बातों का मतलब यही था कि अब ये चीज हो चुकी है कि अब कुछ भी हो सकता है, अब लोग एक दूसरे को मारने पे
आ सकते हैं। ये इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मंदिर होता है, एक टेम्पल होता है, वहाँ पे सम ग्रुप ऑफ हिंदू पीपल वर ट्राइंग टू डिस्कस कि अगर हम लोगों के ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर अटैक होता है तो हाउ विल वी हैंडल इट। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे ऐसे बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लाला लक्ष्मी नारायण। तो वो ऑफर करते हैं कि वो 200 लाठी देने के लिए तैयार हैं अपने घर से, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके यहाँ पे। तो लाला लक्ष्मी नारायण का एक यंग बेटा होता है, एक ठीक है, जो कि एक यूथ ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है रणवीर। ठीक है, और उसको फिर लाला लक्ष्मी नारायण उसको बोलता है कि यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा पीक पर हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम घर जाओ, घर से नहीं निकलना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में माँ और बहन को बचा के रखना, मैं आता हूँ पीछे से। अभी तो यहाँ पर और उसका जो यूथ जो उसकी कम्युनिटी होती है ना, जहाँ पे रणवीर जिसको ज्वाइन किया हुआ होता है, तो उसका जो लीडर होता है देवव्रत। ठीक है, तो वहां पे उसका जो देवव्रत होता है वो उसको इंस्टिगेट करता है, उसको बोलता है कि हम सबको ही पता है कि भाई यूथ लोग जो होते हैं ना, उनका ऑलरेडी बहुत खून गर्म होता है इस टाइप से समथिंग, कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस पर और कोई चिंगारी लगाएगा, और वो भी ऐसे ऐसे वाले टाइम पे, एकदम सॉलिड वाले टाइम पे कोई चिंगारी लगाएगा तो कोई भी आग बबूला हो जाएगा। तो जो ये देवव्रत है ना, वो उसको ट्रेनिंग देता है और बोलता है कि हमें चुप नहीं बैठना, हमें अटैक करना है, हमें मुस्लिम लोगों को मारना है, ऐसे करके उसको बोलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन टेंशन वाले माहौल को ना और टेंशन पे लेकर गई है, ना कि रिजोल्यूशन पे। ठीक है, तो वो उसको वेपन्स देता है और वो उसको सिखाता है। सबसे पहले वो उसको सिखाता है कि हाँ, वो एक मुर्गे को या बकरी को, पता नहीं मुझे, इसमें से किसी एक एनिमल को मारने के लिए बोलता है, जो पहले ना रणवीर के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये देवव्रत बोलता है कि तुम इस लायक नहीं है, तुम घर जाओ बच्चे, तुम घर जाओ। तो अब ऐसी वाली बातें कोई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको लगेगा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, या एक अलग ही डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। सो वहां पर वो उस चीज को कर देता है। और फिर जब कोई एक जैसे एक बहुत ही ना नॉर्मल सी कहावत है, ये बोली जाती है, ये बात बोली जाती है कि अगर आपने एक बार चोरी कर ली ना, तो आपके हाथ आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है करना। फिर आपने अगर वो एक बार कर लिया तो फिर आपके लिए वो इजी है। वही चीज है, अभी उसने एक बार वो मर्डर कर दिया ना, तो अभी वो इजीली अटैक कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई। अब इसी के इन्फ्लुएंस में आके वो कई लोगों को मार भी देता है। तो अभी यहाँ पे दंगा फसाद चल रहा है, लोग घरों में आग लगा दे रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं उन सभी लोगों को जिनकी सिचुएशंस बहुत खराब है। मतलब उन लोगों को भी मारा है, लोग जो उन्हीं के पड़ोसी हुआ करते थे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है। और जो ये रणवीर है वो अपने घर से गायब है, किसी को पता नहीं है ये कहाँ पे है। तो ऐसी सिचुएशन थी। बाहर राइट्स जो थे वो आग वाग लगा रहे थे, जैसे मैंने बताया। तो उस टाइम पे जो वो लाला लक्ष्मी नारायण होता है, वो अपने बेटे को लेके ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन पे होता है कि पता नहीं कहाँ गया, कब मैंने उसको घर आने के लिए बोला था, जब से घर नहीं आया है और पता भी नहीं है कहाँ पे है। और बाहर ऐसी चीजें चल रही कि लोग एक दूसरे के घर पे अटैक कर रहे हैं, घर में से चोरी कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं। वही लोग जो आपस में रहा करते थे या दूसरे मोहल्ले के लोग आकर के कर रहे हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा दंगा शुरू हो गया था। जब मॉस्को पे वो बॉडी मिली थी ना, पिक्की, उसके बाद से ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि अभी आसमान में बहुत टाइम तक चीले और वल्चर्स दिखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं देख रहे थे अभी कौन है कौन नहीं है। दे वर जस्ट अटैकिंग हिंदू टू मुस्लिम और मुस्लिम टू हिंदू। तो फिर ऐसे सिचुएशन को देख के जो बख्शी जी होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, जिसके अंदर हर एक कम्युनिटी के, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटी के जो हेड होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। जैसे मुस्लिम लीग हो गई तो उसके हेड वहाँ पे हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई तो उनके हेड वहाँ पे हो गए, और दलित हो गए या कोई और हो गए तो उनके हेड वहाँ पर हो गए, ताकि वो सभी लोग उस मीटिंग को अटेंड कर सकें। ठीक है, और ये सब लोग इकट्ठे होकर डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर के घर जाते हैं। तो कौन कौन इस मीटिंग में थे? तो मुस्लिम लीग के जो हेड थे वो थे हयात बख्श, ठीक है, और बख्शी जी थे इसमें। फिर मिस्टर हर्बर्ट द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफिसर रघुनाथ जी थे वहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बख्शी जी इनिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी जो टाउन है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, लोग एक दूसरे के घरों में लूट मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। तो आप अभी कुछ ऐसा स्टेप लो, क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर हो, तो आपको ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे ये चीजें हाथों में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, थम जाए, क्योंकि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो अभी आपको कुछ करना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे यहाँ थोड़ा रुकावट हो और लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल में आए, चीजें ज्यादा बिगड़े नहीं। और ये भी यहाँ तक कि बख्शी जी ये भी उनको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि जगह जगह पे अगर पुलिस होगी तो लोग डरेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे या दूसरों के घर पे अटैक नहीं करेंगे। थोड़ा तो सिंपल सिचुएशन हो जाएगा, थोड़ा तो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वहां पे जो रिचर्ड होता है डिप्टी कमिश्नर, वो वहां पे रिप्लाई करता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मेरे ऑर्डर से नहीं चलेगा कुछ भी। और वो ये बोलता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है आर्मी, मेरे कंट्रोल में नहीं है पुलिस, वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पर ना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। वो तो मेरे ख्याल से वही, हमें तो पता ही है उन लोगों की लगाई हुई आग है, तो वो तो चाह ही रहा है कि ये सब हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने पैर पीछे खींच लेता है, कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, और तो और मैं बस ये कह सकता हूँ कि जो टाउन का लीडर है उसको जाके घर घर पे अपील करनी चाहिए कि शांति बनाए रखें। तो मीटिंग चल ही रही होती है, बात कर ही रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट चल ही रहे होते हैं कि बीच में उनका न्यूज मिल जाती है कि जो राइट्स है ना वो बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुके हैं और बहुत ज्यादा लॉज उन्होंने तोड़ दी हैं, लोगों के घरों में आग लग गई है, लोग एक दूसरे के मारने पे उतारू हो गए, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरा सीन होता है जहाँ पे नाथू अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं करता ऐसा तो नहीं होता, ये है वो है, मुझे नहीं पता। घर में कभी अंदर जाते कभी बाहर जाता है, क्योंकि अभी खुद ही इमेजिन करो ना वहां पे सिचुएशन क्या है। मतलब हर गली में, हर मोहल्ले में लोग, मुसलमान लोग नारे लगा रहे हैं, अपने गॉड का नाम ले रहे हैं, उधर दूसरी तरफ हिंदू लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान के सारे लोग स्ट्रांग थे, कहीं कहीं वो भी वीक पड़े। हम ये भी नहीं कह सकते कि हिंदू के सारे लोग वीक थे, कहीं कहीं वो भी स्ट्रांग पड़े। दोनों ने बराबर का अटैक किया, दोनों ने बराबर के, मतलब अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मुसलमान लोग हैं, जो उनके वही बचपन के जो दोस्त हैं, वो ही मतलब सेम वही लोग उन पे अटैक कर रहे हैं, बचपन के दोस्त पे अटैक कर रहे हैं। तो किस पे भरोसा किया जा सकता है? किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सिचुएशन ही ऐसी है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लूट रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। इतनी गंदी सिचुएशन है कि अभी तो कोई डिसीजन उनको रोक नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं लाला लक्ष्मी नारायण के बारे में। तो जो वो है वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में, क्योंकि बेटे का पता नहीं है, और जिस एरिया में वो रहता है वो प्रॉपर मुस्लिम एरिया है। तो वो एक मुस्लिम फ्रेंड की हेल्प से ही वहां से निकल पाता है और दूसरे फ्रेंड के घर जाता है, दूसरे मोहल्ले में जाता है वहां पे। तो वो जो शाहनवाज है वो अपने एक हिंदू फ्रेंड के यहाँ पे उस फैमिली को पहुंचा देता है, क्योंकि वो वहां पे अच्छा होता है, ठीक है, वो उनकी हेल्प करता है। तो लेकिन जो लाला लक्ष्मी नारायण की जो वाइफ होती है वो कुछ ज्वेलरी, कुछ पैसे, कुछ होता है जो घर पे भूल जाती है। तो जो शाहनवाज बोलता है कि डोंट वरी भाभी जी, मैं मतलब कर दूंगा, मैं लेकर आता हूँ, अभी अभी लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कर। तो वहां पे वो अच्छा होता है। लेकिन जब वो वहां से उस चीज जो ज्वेलरी और जो चीजें होती है वो लेकर निकल रहा होता है, तो जो लाला लक्ष्मी नारायण का जो सर्वेंट होता है वो उस घर में ही होता है, ठीक है, पता है। तो उसको कुछ लोग बोलते भी वहां के लोग कि तू कैसा मुस्लिम है, तू मुस्लिम होके हिंदू की हेल्प कर रहा है, ये है वो है।
वो लोग हम पे इतना अटैक कर रहे हैं, फलाना ढमकाना, उसको मतलब इंस्टिगेट करते हैं, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देता है, इतना सोचता समझता नहीं है। लेकिन जब वो वहां से ज्वेलरी बॉक्स लेके निकल रहा होता है तो वो साइड की विंडो से देखता है कि वहां पे एक मुस्लिम फैमिली होती है जो रो रही होती है। वहां पे 2-3 लोगों के मर्डर हो चुके होते हैं और उनकी बॉडी उससे आंगन में रखी हुई होती है और वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तो ये चीज देख के ना उसको माइंड में कुछ हिट कर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब कुछ भी हिंदू की वजह से ही हो रहा है, ये है वो है। तो बहुत ज्यादा वो सोचने लग जाता है सिचुएशन की। फिर जो उनका सर्वेंट होता है ना, जो वो सीढ़ी पे खड़ा होता है, तो वो उसको गुस्से में लात मार के सीढ़ी से गिरा देता है। जो शाहनवाज की वजह से उस सर्वेंट की जो है पैर की हड्डी भी टूट जाती है। तो ये जो सिचुएशन थी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं थी, ये दोस्तों के बीच में आ गई, ये फैमिली के बीच में आ गई। कल तक जो मुस्लिम और हिंदू आपस में भाई भाई थे, वो आज एक नंबर के खून के दुश्मन हो गए हैं। और फिर ये साथ ही साथ ना सिख और मुस्लिम के बीच में भी थी ये। तो यहाँ पे एक और कपल दिखाया जाता है, ठीक है, पंजाबी कपल होता है जिसका नाम होता है हरमन सिंह और बंतो। तो अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता दूं, जो भीष्म साहनी जी ने है, उन्होंने खुद ने इस मूवी में एक रोल प्ले किया है जो कि यही है हरमन सिंह का, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या रहता है कि जहाँ पे जो ये टेंशन होती है ये इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है बहुत थोड़े से ही टाइम में कि शहर से शहर फैल चुकी होती है। तो सभी लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखो जो लोग शहर से दूसरे शहर से अटैक करने आ रहे हैं, अभी ये अगर ये बूढ़े कपल है, ये अपने आप को इतना हेल्प नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी दुकान अपना घर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है। वो एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं, कोई सवारी नहीं है। अभी उस टाइम पे देखो भाई, वहां पर कोई फोन या कुछ ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके, किसी से हेल्प ले सके। उनको घर छोड़ के जाना होगा, अपने पैसे अपनी दुकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, और कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। फिर एक शैयदपुर है जहाँ के सारे जो है ना ये सिख लोग एक गुरुद्वारा में इकट्ठे होते हैं। जैसे कि वहाँ पे हिंदू लोग वहाँ मंदिर में इकट्ठे होकर अपने डिफेंस वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ठीक इसी तरीके से ये लोग भी अपने डिफेंस वगैरह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और कैसे और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उसको हेल्प करें, कैसे उसको सपोर्ट करें। ये सब यहाँ पे चल ही रहा होता है। क्या होता है, तो ये भाग के एक किसी के घर जाते हैं, बेसिकली किसी के घर जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। तो ये एक मुसलमान के घर ही चले जाते हैं जिसका नाम होता है राजो, जिस औरत का नाम। तो पहले तो वो उनको बिठाती है, खाना वाना कराती है, सब हेल्प करती है बाद में, लेकिन वो बोल देती है कि बुरा मत माना, लेकिन मेरा बेटा और पति भी इसी चीज के लिए गए, वो कभी भी आते ही होंगे, ठीक है। तो वो सीधा सीधा बोल देती है कि भाई देखो वो लोग गए हुए हैं, आप अब जब तक सेफ है, जब तक वो लोग नहीं आ जाते, लेकिन उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके बीच में टेंशन चल रहा है, टेंशन वाला है माहौल। तो अभी कौन किसका क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो जब तो उनको वो बहुत मुश्किल से छुपा के उनको घर के अंदर रखती है, और बहुत मुश्किल से ना रात को, आधी रात को उन्हें अपने बेटे और पति से छुपकर उनको निकालती है, ताकि वो कुछ कर ना दे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सभी लोग एक दूसरे के घर को लूट रहे हैं, सभी लोग। अभी इनके जो बेटा और पति है वो बोल रहे कि आदमी लोग है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो वो आदमी लोग भी ऐसी ही जगह पे गए हुए हैं किसी को लूटने के लिए, ठीक है। तो और फिर वो जो है उनको गांव के बाहर ले जाके छोड़ देती है, और बहुत मतलब थोड़ी सी ज्वेलरी भी दे देती है ताकि उनकी हेल्प हो सके। दिखाते हैं यहाँ पे एक रमजान नाम का लड़का है और उसके साथ में कुछ 20 लोग हैं उसके साथ, जो कि एक एरिया को लूट के आ रहे हैं जिसका नाम है ढोकलाई बख्श और मुरदपुर। वो उस एरिया को लूट के आ रहे होते हैं, जो कि हरमन सिंह का ही एरिया था, जहाँ पे वो अपनी दुकान और घर को छोड़कर भाग गया, ठीक है। वो लोग वहीं पे ही उसको गए हुए थे लूटने के लिए। फिर वो सडनली एक लड़के को भागते हुए देखते हैं स्ट्रीट में से। तो वो जो लड़का होता है वो हरमन सिंह का बेटा होता है, तो ठीक है। तो जो वो लड़का भाग रहा होता है, जो उसका नाम होता है इकबाल सिंह, तो ये जैसे कि मैंने बताया ये हरमन सिंह का बेटा होता है। और बेसिकली उसको वो लोग ना बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, कहते हैं कि तुझे इस्लाम कबूल करना होगा, नहीं करेगा तो हम तुझे जब तक मारेंगे जब तक तू मर नहीं जाता, हम तुझे मारते रहेंगे, हम तुझे टॉर्चर करते रहेंगे। तो पहले तो वो बिल्कुल मना करता रहता है कि नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसको वो यहीं पे उसको काम नहीं हुआ कि उसने मतलब इस्लाम कबूल कर लिया तो हो गया, नहीं, उसको मारते हैं, उसके बाल काट देते हैं, उसके जो लंबे बाल
बाल होते हैं ना सिखों के, पगड़ी पहन के रखते हैं, उनको काट देते हैं, उनकी दाढ़ी काट देते हैं, एज इन जैसे मुस्लिम की दाढ़ी होती है, और पूरा उसको टॉर्चर करते हैं और कुरान पढ़ने के लिए भी उसको मजबूर किया जाता है और उसका नाम रख देते हैं इकबाल अहमद। तो यही था माहौल सब जगह का, सभी तरीके से, सभी मोहल्ले में, हर शहरों में यही सिचुएशन थी। हर कोई किसी दूसरे तीसरे को टॉर्चर कर रहा था। एक तरफ से वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, दूसरी तरफ से हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, तीसरी तरफ जो लोग हैं डर के मंदिरों में और गुरुद्वारों में छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं औरत बच्चे बूढ़े इनको कैसे सेव किया जाए। बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है और लास्ट में गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है, फाइनली लॉ एंड ऑर्डर को वापस से रिस्टैब्लिश करती है, कुछ चीजें उसमें डालती है और बाद में उसको रोका जाता है। सिचुएशन को जगह जगह पे पुलिस और जो कमांडर्स थे उनको खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाता है, इतना सब कुछ तमाशा वमाशा करने के बाद में। सो ये थी नॉवल तमश। ठीक है, कैसे मैंने आपको प्रॉपर एकदम ब्रीफली एक एक सिचुएशन, एक एक कंडीशन, एक एक चीज आप लोगों को समझाई है। तो हाउ वाज दैट, लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने तमस मूवी सच में देखी है या नहीं देखी है, और कैसे भीष्म साहनी जी ने ये सब लिखा हुआ है। ये जो मूवमेंट है ये उनके सामने का है, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल एज इट इज लिखा है। ये रियलिटी बेस्ड नॉवल है। So okay, so that is all for today everyone. I hope you got to know what the novel is all about, what the tamash is actually. तो ये एक important novel है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। So what do you understand by tamash? Show in the comment, or yes, just like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.